थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। देखिए इसमें किस तरीके से थॉमसन का मॉडल दिखाया गया है, तो कुछ चीजें देख लें। वैसे तो ये दिखाया गया है कि पॉजिटिव बीच में दिखाया गया है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है उसको कहीं राउंड नहीं करना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का तो स्फेरिकल क्लाउड है, उसके लिए कुछ वो नहीं है, पॉजिटिव चार्ज का है। और बाकी आप इस तरीके से देखिए, क्या केक ऐसा खाया आपने जिसमें बीच बीच में कुछ ना कुछ प्लम्स रहते हैं, है ना? तो इस तरीके से प्लम केक ऐसा होता है नहीं, तो प्लम केक हो सकता है। या फिर ऐसा भी देखा जा सकता है कि इनका जो मॉडल है वो वाटरमेलन मॉडल भी है, तो ऐसा भी देखा जा सकता है जैसे तरबूज में बीज जड़े रहते हैं, तो इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस तरीके से ये देखो ऐसा होता है कि नहीं, तो वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कैसा आपने बनाया, पॉजिटिव चार्ज बना लिया, ठीक है, थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए इस तरीके से। अगर आप उसे पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहते हैं तो बीच बीच में पॉजिटिव चार्ज आप दिखा दें, और फिर उसके बाद इस तरीके से जैसे ये दिखा रहा है इसका दिखाना ठीक है। सो इन द सिमिलर मैनर यू हैव टू शो पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ दिखा दो, ऐसे दिखाओगे तभी इसमें मार्क्स हैं। ये थोड़ा सा स्किलफुली दिखाना है, और इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भर नहीं देना है कार्तिक, इलेक्ट्रॉन दूर दूर रखो, आपने तो भर दिया है पूरा इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं करना है। तो कहाँ बनाया, जैसे पॉजिटिव को राउंड मत करो, इस तरीके से बनाओ, और थोड़े से और कम इलेक्ट्रॉन को राउंड करो, ये सही है। ओके, नाउ देयर आर टू पोस्टुलेट्स। तो कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं बताएं थॉमसन्स मॉडल के। Atoms are positively charged particles and स्फीयर, positively charged sphere and electrons are embedded in it, and atoms are electrically neutral. Second point. बोलो। पहला पॉइंट की जो एटम है वो उसके जो एटम्स है उसका पॉजिटिवली चार्ज पेयर है वो, और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज इम्बेडेड, मतलब उसके अंदर है इम्बेडेड है। और सेकंड पॉइंट प्रिसाइजली बताओ, नेगेटिव चार्ज नहीं बोलना, इलेक्ट्रॉन बोलना, बोलो। एटम्स आर पॉजिटिवली चार्ज पेयर विच इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। ट्राई तो करो, बता, दो ही लाइन है ना, रिपीट ही लोग कर लेते हैं। चलो सर रिवर्बरेट करती वो चीज बात होती है, उस चीज को बोल देना, दिमाग मत लगाओ, जब दिमाग लगाने को तभी दिमाग लगाओ। हाँ, Sir, atoms are like a positive sphere. In an atom, the negative charges are embedded. नेगेटिव चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन सारे embedded हैं। Electrons are embedded. जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी तो उसका नाम लेना है। और second point था कि atom is electrically neutral. The productive sum of the positive sphere and the negative electrons makes the atom neutral. It is same as the model of C. जो है वही बोलना है, अपने मन से नहीं बोलना है। सेंटेंस बिल्कुल बदले नहीं जाने चाहिए। अभी एमएससी तक यही पढ़ोगे और यही सेंटेंस रहेंगे, आप अपने मन से कुछ जोड़ घटा नहीं सकते। बोलो दिव्या फिर से। Atom is positively charged sphere in which electrons are embedded in it. Electrons is नहीं, हाँ, अब अगला पॉइंट। Atom is electrically neutral as total number of positive charge in the sphere. नंबर नहीं बोल सकते पॉजिटिव चार्ज को, वो एक स्फीयर है। Total positive charge in the sphere is equal to the negative charge of electrons. अच्छा होता है। बोलो अनुराग। Sir, atom is positively charged sphere in which electrons are emitted in it, and second, sir क्या था, atoms are electrically neutral as total
positively charged sphere is equals to the total negative charge of electron. इतनी बात हो गई। तो हम लोगों ने देख लिया कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल सो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। सो ये बता दिया थॉमसन ने ये जो मॉडल दिया 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की उसके बाद दे दिया। Sir, हाँ। sir, what do you think? क्या अब देखो नाउ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया, अपने 20 शिष्यों के साथ 20 डिसाइपल्स के साथ एक प्रैक्टिकल किया और उस प्रैक्टिकल में उनकी हवाइयाँ उड़ गई। मतलब उनको ऐसा लगा कि जैसे इतना धक्का लगा कि जैसे 1000 पाउंड का रॉकेट गया हो और किसी पेपर से टकरा के लौट आया हो, इतना धक्का लगा जब उस प्रैक्टिकल हो गया। उन्होंने कहा ही वाज सो मच शॉक्ड। और इनका मॉडल जो था वो 87 से 20 तक चल गया, जबकि इतनी गड़बड़ियां थी। इनको साइंटिस्ट सही मानते रहे कितने साल तक, दैट इज 20 इयर्स और प्लस 13 33 इयर्स तक सही माना गया। जब रदरफोर्ड ने प्रैक्टिकल किया तो उसमें देखा अरे इसमें तो बड़ी गड़बड़ी है, ये तुरंत उसी दिन ढह गया ये मॉडल। अब जरा देखें रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। 33 इयर्स तक। देखो इसके बाद कब आया दूसरा मॉडल, 1923. देख लो। अच्छा 23 इयर्स ना, 23 इयर्स तक चला। फिर उसके बाद रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें उन्होंने देख लिया ये मॉडल तो बेकार है। गोल्ड लीफ तो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या था ना, इन्होंने सर वो अल्फा का समझ अल्फा इसको ऐसे बनाते हैं जैसे हम लोग ABCD नहीं कहते हैं। सर एक गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। हाँ अब जरा देखो कुछ चीजें आपको बताएं फिर आगे बढ़ाएं। जैसे अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड की पत्ती नहीं देखी जो फैल जाती थी, अभी नहीं करते थे, तो वही गोल्ड इफेक्ट। अल्फा ये क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। जैसे हम लोग ABCD नहीं कहते हैं, ऐसे यूनानी लोग ग्रीक लोग, ये ग्रीक लोगों के अल्फा बीटा है, मतलब अल्फाबेट है। जैसे उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अल्फा आ गया, फिर बोला गया कोरोना वायरस बीटा आ गया, फिर गामा आ गया और अब बोला डेल्टा वेरिएंट। उसी के साथ चलता है। अभी डेल्टा वेरिएंट तक पहुंच गया है, अब फिर समझ में आ गया कि नहीं। अब फिर इसके आगे और ईटा आएगा, तो वो उनकी ABCD है 26 लेटर्स की, जो हम लोग कहते हैं कि ये तो ईटा इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्या अल्फा, Yes, sir. इसको बीटा, बीटा, इसको गामा, और अभी कौन सा चल रहा है डेल्टा, और फिर क्या आएगा बीटा। तो ये पूरी अल्फाबेट अगर ग्रीक में देखोगे तो वो भी जेड तक जाता है। तो हम लोग वही कहते हैं कोरोना वायरस अल्फा आया, शुरू में अल्फा आया था, फिर बीटा आया था, फिर गामा आया था, अब कौन सा आया डेल्टा। जब डेल्टा की हम लोग काट ढूंढ लेंगे तो ईटा आ जाएगा। समझ आई, ये तो अल्फाबेट हो गया एंड वी आर नॉट कंसर्न विद, ये आपकी जानकारी के लिए बताएंगे। ग्रीक लेटर्स है। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, सबसे पहली बात अल्फा पार्टिकल होता क्या है। हीलियम जानते हो क्या होता है, सर क्या? हीलियम। यस सर, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये बात जानते हो। 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब जैसे ये हीलियम है, हीलियम में अगर मैं कहूँ उसमें कोई भी न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, चारों प्रोटॉन होते हैं, तो क्या बात मानोगे? हाँ मानोगे। नो सर। सेम मान लो पॉजिटिव है ना? 4 प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं 4 प्रोटॉन होते हैं, और उसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। हीलियम के अंदर क्या होता है
4 प्रोटॉन होते हैं और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन सेंटर में, इलेक्ट्रॉन की तरह का है होता है पाई मेजॉन। इसको क्या कहते हैं? पाई मेजॉन। पाई मेजॉन इलेक्ट्रॉन से कितना हल्का होता है? 137 टाइम्स लाइटर देन इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या चार्ज उतना ही होता है? तो पाई मेजॉन इज कितना टाइम्स लाइटर है? टाइम्स लाइटर देन इलेक्ट्रॉन, पर चार्ज कितना होगा? बोलो। सेम एज इलेक्ट्रॉन। तो अगर सेंटर में ये 4 प्रोटॉन है क्या, तो क्या चारों प्रोटॉन भागेंगे? क्या इनमें रिपल्सन होता है? ये सही बताने की भागेंगे भाई, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन होता है? उन्होंने कहा हाँ सर भागेंगे, प्रोटॉन है ना, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर है कि नहीं? तो इसके अंदर 2 पाई मेजॉन्स बैठे हैं, एक पाई मेजॉन इसके ऊपर बैठ गया और एक पाई मेजॉन इस पे। अगर इस पे बैठ गया तो क्या ये न्यूट्रल बन गया, न्यूट्रॉन बन गया भाई, प्लस और माइनस। हमने बताया इस पे सेम चार्ज है जैसा इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रल बन गया। तो ये दोनों नहीं भागेंगे ना, तो क्या अब ये दोनों भागेंगे? क्योंकि ये तो प्लस प्लस है ना। तो वो जो 2 उस पे बैठे थे अब किस पे बैठ जाएंगे? क्या इस पे बैठ जाएंगे आके कि तुम मत भागो हम आ रहे तो एक बार, उस पे बैठ गए। तो जब ये इस पे बैठ गए तो फिर अब क्या ऊपर वाले भागेंगे? बोलो भाई, ये प्लस है और नीचे पाई मेजॉन्स बैठ गए, बोले इससे नहीं भागने देंगे तो अब ऊपर वाले भागेंगे। बोलो। तो फिर ये अब ऊपर चले जाएंगे। ये 1 सेकंड में 10 टू द पावर 8 टाइम्स ऐसा करते हैं, यानी 1000 लाख बार उठते बैठते हैं। आदमी 2 बार उठ बैठ नहीं सकता, और ये कितने बार उठते बैठते हैं? कल्पना कर रही हो? 1000 की बात नहीं कर रहा हूं, 10 टू द पावर 8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। हाउ मेनी टाइम्स? इज इट ए फन इतनी बार करना? जोक तो नहीं है। 6, 7, 8 इतने टाइम्स पर सेकंड, यानी उसे भागने नहीं देते, ऐसे 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 उठते बैठते रहते हैं, भागने नहीं देते। कितनी बड़ी बात है ना। नहीं तो प्लस प्लस भाग ना जाए, वो भागता उस पे बैठ जाते हैं, फिर वो भागता उस पे बैठ जाते हैं और भागने नहीं देते। नहीं तो सेंटर में तो प्रोटॉन ही है। अब न्यूट्रॉन का रोल समझ में आ गया? जितने के ऊपर पाई मेजॉन बैठ जाएंगे क्या वो न्यूट्रॉन हो जाएगा? और क्या प्रोटॉन फिक्स है कि कोई भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता रहेगा, कोई भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता फिक्स है? क्योंकि सब प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बना, जो उससे बैठ जाएगा तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? सर पाई मेजॉन कहाँ से आता है? पाई मेजॉन्स किसी भी न्यूक्लियस में जो हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्ट्स, कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है? 3 है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जैसे 10th में चले जाओगे तो 3 नहीं रह जाएंगे, फिर 200 हो जाएंगे। बड़ी क्लास में जाओगे तो अभी तो छोटा बताया जा रहा है, अभी छोटी क्लास में ना, फिर वहाँ पाई मेजॉन्स भी होंगे, बेरियॉन्स भी होंगे, लेप्टॉन्स भी होंगे, बहुत सारे होंगे, अलग ही चीज बता दी जाएगी। अभी छोटी छोटी चीज बताई जा रही। तो एक एटम का, एक एटम शहर है, एटम ना समझो, उसके अंदर न जाने क्या क्या है। जब बड़ी क्लास जाओगे एटम ही पढ़ोगे MSc तक, तो वहां पर अब ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर आप 5th क्लास से दिमाग में आ रहा है ये प्रोटॉन रहते कैसे हैं, दिमाग में तो आ रहा सारे रिपल्सिव, और इतनी छोटी से जगह में इतने सारे प्रोटॉन रिपल भी नहीं करते, मजे से रहते हैं। हम तो समझते आए हैं कि प्लस प्लस रिपल करते, अभी पवन ने बोल दिया नहीं वो कैसे भागेंगे, प्लस प्लस कैसे भाग सकते? नहीं, जबकि मैं इस बात को कितना यकीन दिला रहा हूँ कि प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होता है, तभी इनके मन में नहीं, एटम न्यूक्लियस में तो सब साथ रहते हैं, कैसे भाग जाएंगे? नहीं, दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं? ये इनके माइंड में इरिटेट कर रहा है छोटी क्लास से ही कि प्लस प्लस कैसे एक साथ रहते हैं, जबकि प्लस प्लस को क्या करना चाहिए, रिपल करना चाहिए। तो इन्हें इस बात का पहले से ही जानकारी था कि पाई मेजॉन्स होते हैं, तभी नहीं भागते। नहीं तो क्यों बोलते हैं कि नहीं भागते? भाई आप समझ गए कि नहीं? आजकल इंटरनेट का एक्सेस सबके पास है। ही वाज नोइंग कि और भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इन्होंने खुलासा नहीं किया कभी भी। फिर भी इनके मन में था कि नहीं वो नहीं भागते। कैसे आए है बात कि नहीं? तो आपने देखा कि उनको कौन बाइंड करता है? पाई मेजॉन्स। अगर पाई मेजॉन्स इलेक्ट्रॉन की तरह भारी भरकम होते तो क्या उठ बैठ पाते? उनको हल्का होना जरूरी था। वो कितने हल्के हैं? 137 टाइम्स। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में कितना हल्का है? 20,000। ये ठीक बता रहे, 2000 टाइम्स हल्का। उससे भी हल्का कौन है? पाई मेजॉन्स। अच्छा मान लीजिए कि ये तो हमने बात कर दी हीलियम एटम की। हीलियम समझ में आ गया ना? हीलियम में ये चीज होती है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
अब हम आगे बढ़ते हैं कि नाउ चलो नेक्स्ट इज अब देखो हीलियम में से अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये अल्फा पार्टिकल कहलाता है। इसको क्या कहेंगे? अल्फा पार्टिकल। मेरा कहने का मतलब है इस समय दिव्या आपको इसमें क्या दिख रहा है? क्या 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन दिख रहे हैं? क्योंकि 2 पाई मेजॉन जिस पे बैठा उसे तो न्यूट्रॉन बोलोगी, वो न्यूट्रल नहीं है क्या? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? बोलो। अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। किसका है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अच्छा ये बताओ, हीलियम का न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। जब मैं न्यूट्रॉन बोल रहा हूँ तो आपके मन में ये आ रहा है ना कि 2 प्रोटॉन पे जरूर 2 पाई मेजॉन बैठे होंगे, तभी उन्होंने उसको न्यूट्रॉन बनाया होगा। बोलो यही लग रहा है ना? क्योंकि सब प्रोटॉन ही होते हैं और उन पर सिर्फ पाई मेजॉन बैठ जाते हैं। यही इसका टोटल नेट चार्ज क्या है बताओ? 0। ये ठीक बताना है। 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पहले ही हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन के हट जाने पर हीलियम बनता है। इलेक्ट्रॉन के हट जाने पे वो अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर क्या इलेक्ट्रॉन है? नो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए, ये इलेक्ट्रॉन को भगा दो, तो अगर ये भाग जाए तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा पार्टिकल बन जाएगा क्या? सो अगर इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अब इस पे कितना नेट पॉजिटिव चार्ज हो गया? 2+। सो अल्फा पार्टिकल अगर मैं बोलूं तो आपके मन में ये आना चाहिए हीलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज। हाँ हीलियम को कहते हैं। अगर हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकले तब क्या चार्ज आएगा? हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या He+ बनेगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर एक प्रोटॉन एक्सेस हो जाएगा। दोनों ही निकल जाए तो He2+ बनेगा कि नहीं? वही है अल्फा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट बियर्स पॉजिटिव 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल समझ में आ गया क्या है? अल्फा पार्टिकल में क्या क्या होता है अनुराग? अगर मैं कहूँ और क्या क्या होता है? क्या 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इट हैज, इसमें क्या क्या होगा बताओ? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन। इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। लिख लिया है कि नहीं? अच्छा अगर बहुत बड़ा मैं एक एटम ले लूं, कैसा एटम ले लूं? ये जो पीले वाले रेडियो एक्टिव पीले दिख रहे हैं, सबसे देख लो रदरफोर्डियम से ले लो। रदरफोर्ड नहीं तो एक्सपेरिमेंट किया था RF, उनके नाम पे एलिमेंट का नाम पड़ गया रदरफोर्डियम। जितने येलो कलर के हैं उन सब में एक सिंबल बना रेडियो एक्टिव। ये ट्रायंगुलर सिंबल नहीं बना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि उसमें से अल्फा पार्टिकल 20-20 मिनट के निकलते रहते हैं। ये रेडियो सब में बना है, ये सब बना हुआ है। जो भी बना ये रेडियो एक्टिव, इसके कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव, बट ये सारे रेडियो एक्टिव। जो येलो दिखाए गए हैं ये जैसा दिया गया है सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड बताए जा रहे हैं, बट RR यूरेनियम के बाद सब रेडियो एक्टिव। अब जरा देखो कि यूरेनियम में कितने प्रोटॉन हैं? यूरेनियम में कितने प्रोटॉन हैं? 92। और 235 क्या है फिर? एटॉमिक नंबर। ये सही बता रहे हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जैसे इन्होंने कहा मास नंबर, ये क्या बताया? मास नंबर। और इन्होंने पवन ने इसे क्या बताया? एटॉमिक नंबर। सही है। तो यहाँ जो लिखा जाएगा वो क्या होगा? एटॉमिक नंबर। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? यहाँ जो लिखा जाएगा वो क्या होगा? सर नंबर ऑफ। और यहाँ क्या लिखा जाएगा मास नंबर की जगह? क्या प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स? कोई भी सिंबल है, जैसे ऑक्सीजन में ये लिखा तो ये क्या है? 8 क्या है? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुए 16 लिखा तो ये क्या है? 8 मास नंबर। क्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हुए? Yes, और sir. ये प्रोटॉन हुए। ये जो लिखा है ये क्या कहलाता है?
ये ठीक बता रहे हैं, एटॉमिसिटी। बोलो समझ आई बात की नहीं कि मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है कि टेट्रा एटॉमिक है, P4 लिखा जाता है कि नहीं। और यहाँ क्या लिखा जाएगा, या 2 माइनस, यहाँ क्या लिखा जाएगा, वैलेंसी। वैलेंसी या चार्ज। तो चारों जगह इसकी गिर गई कि नहीं, कि कुछ बची। हाँ yes. इसके इस साइड में प्रोटॉन, इसके इस साइड में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके इस साइड में Atomic. O2 P4 ऐसे ऐसे लिखा जाता है कि नहीं, H2 N2, और इसके ऊपर Valence. चार्ज Na+। समझ में आ गई बात। अच्छा, ये यूरेनियम लो, यूरेनियम में वैसे कितने प्रोटॉन होंगे दिव्या? 92. लो 92। सब चीज में तो आप 92 कहते रहे, वहाँ आंसर है। उन्होंने बता दिया 235 प्रोटॉन है, 143 न्यूट्रॉन, पाई मेजॉन बैठे हुए हैं जिन्होंने सर, आपने प्रोटॉन पूछा। पूछा प्रोटॉन। तो उन्होंने असली बात वहां से देख के बताई कि वहां से, जैसे मैं हीलियम में पूछूं कितने प्रोटॉन, तो उन्होंने बोला 4 प्रोटॉन है लेकिन 2 पे पाई मेजॉन बैठे हुए हैं। तो कितने प्रोटॉन होंगे, वास्तव में इतने ही प्रोटॉन होंगे। यूरेनियम में कितने प्रोटॉन होंगे, और जरा इसमें न्यूट्रॉन के नंबर निकालो कितने हैं भाई। अगर 92 इसमें से प्रोटॉन है तो बचे कितने हैं, क्या 143 न्यूट्रॉन, बोलो। यस सर। तो अब इसके सेंटर में टोटल कितने प्रोटॉन होंगे यूरेनियम में, बताओ। 235. और इतने सारे प्रोटॉन में पाई मेजॉन कितने बैठे होंगे, 140. किसी में पाई मेजॉन बैठ गए होंगे। लेकिन क्या ये आसान होगा पाई मेजॉन के लिए कि इनको बचा पाना, इनके बीच में ट्रिमेंडस रिपल्सन है। अब जैसे रशिया का प्रेसिडेंट था प्यूटिन, तो उनके पर एरिया देखा कितना बड़ा है। तो कभी चेकोस्लोवाकिया में होता था, तो कहीं पर और जगह होता था, तो वहां पर उनको क्या करना पड़ता था, जाते थे हफ्ते भर में हवाई जहाज से पहुंचते थे, तब तक तो वहाँ आपस में गृह युद्ध छिड़ जाता था, सिविल वार। तो बड़ी जगह में अगर पाई मेजॉन्स यहाँ से वहां से वहां जाएंगे, तब तक तो भाग जाएंगे, कि बचा पाएगा क्या भाई। 2 का रिपल्शन है और यहाँ 235 का रिपल्शन है, बोलो किसका रिपल्शन ज्यादा होगा। 235 एक साथ रहे, 235 सांस हुए तो रह जाएंगे एक साथ, भाग जाएंगी। तो इस तरीके से 235 प्रोटॉन का रिपल्शन है, क्या पाई मेजॉन्स उनको बचा पाएंगे। तो इसलिए ये लोग कहते हैं कि यहाँ तो इतना रिपल्शन है, पाई मेजॉन कुछ नहीं कर पाता, इतना होने पर भी कुछ नहीं कर पाता। तो ये लोग गुट बना लेते हैं, कहते हैं यहाँ हमारा गुजारा नहीं है, चलो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके यहाँ से भाग लेते हैं। वास्तव में जब मैं ये कह रहा हूँ तो समझो 4 प्रोटॉन और 2 पाई मेजॉन है। समझ आई बात कि नहीं, क्योंकि 2 पाई मेजॉन जिस पे बैठ जाएंगे वही तो न्यूट्रॉन बन जाएगा। तो इस यूरेनियम में से 20-20 मिनट में क्या निकलता रहता है पाई बताओ? मेजॉन। क्या इसे पहचान रहे हो, क्या ये अल्फा पार्टिकल है। यस सर। देखो ऊपर लिखा। तो व्हाट डज इट मीन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी, रावल बताइए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं। अभी बताया, बहुत अच्छा बताया रावल ने। जैसे कि देखिए वहां से गुड लिस्टनर तभी तो बता सके। हाँ अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। वही उन्होंने भी बताया है, आप कौन सी नई बात बता रहे हैं। He was so good listener because good listening is good learning. You can adhere. अब आप देखिए कितना acute mind है, हर चीज का जवाब है इनके पास। So what is radioactive element? लोग फिर बताए। अब देखिए 2 बात, क्योंकि ये भी तो 9th में है, जो आप सब पढ़ रहे हो फिर वो क्यों नहीं बताएंगे, वो 8th में तो है। तो आप what is radioactive element फिर बताओ क्लास को। सिर्फ वो बैठे नहीं, बता भी रहे, बोलो सर अल्फा पार्टिकल निकलते रहते हैं। फिर से बताओ। जैसे इन्होंने बताया कि दोज एलिमेंट्स विच आर पोस्ट यूरेनियम, यूरेनियम या यूरेनियम के बाद वाले सारे एलिमेंट्स कौन से। यूरेनियम 92 है, ये देख लो यूरेनियम, यूरेनियम के बाद सब पीले हैं, नीचे देखो सबसे। सो ऑल पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स जिनमें क्या होती है, ड्यू टू मच रिपल्सन देयर इज इनस्टेबिलिटी, इतना रिपल्सन है कि क्या हो जाता है उसमें, स्टेबल नहीं रह पाते ना। सो दे आर अनस्टेबल, पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स आर अनस्टेबल, सो अल्फा पार्टिकल्स आर, उसमें से क्या निकलते रहते हैं, कंटिन्यूअसली रिलीजिंग टू मेक द एटम स्टेबल। अगर 4 प्रोटॉन निकल जाए तो थोड़ी तो स्टेबिलिटी आएगी, नहीं आएगी। और सर कितने टाइम पे 20 मिनट्स 20 मिनट्स में निकलते हैं। सो पोस्ट यूरेनिक देयर इज स्पॉन्टेनियस,
रिलीज ऑफ, क्या क्या निकलता है इसमें बताओ। फोर ये प्रोटॉन अल्फा निकल गया। अल्फा अब जब अल्फा निकल गया तो कभी कभी ये भी निकल जाता है, क्या इसे बीटा कहते हैं? पाई मेसॉन्स। क्या निकल आया? बेटा अब ज्यादा पाई मेसॉन्स की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ज्यादा क्यों थे, बिचौलिए ज्यादा क्यों थे? उनको कंट्रोल करने के लिए। जब वही प्रोटॉन ही निकल गए तो बिचौलियों की जरूरत पड़ी, वो भी निकल गए। और इतना निकलने के बाद इसमें से अब एनर्जी निकलती है। ये देखो एनर्जी का ऐसे सिंबल होता है, इसको क्या कहते हैं? क्या गामा रेडिएशन। एनर्जी कम होगी तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। सो स्पॉन्टेन कौन सा है सिंबल? ये सर कौन सा? ये गामा, अल्फा बीटा गामा बताया था कि नहीं? हाँ, yes. अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं? क्या हीलियम को? बीटा पार्टिकल किसे कहते हैं? पाई में सर. वेरी गुड। और गामा रेडिएशन किसको कहते हैं? क्या एनर्जी का पैकेट, उसमें कुछ पार्टिकल नहीं निकलता, लेकिन किसी में ज्यादा एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी कम कर दे तो क्या ग्राउंड स्टेट में आ जाए, स्टेबल हो जाए। ज्यादा एनर्जी रहेगी तो छोटा बच्चा उछलता ही कूदता रहेगा, बूढ़ा चुपचाप पड़ा रहेगा। तो किस में एनर्जी निकालोगे तभी तो शांत बैठोगे। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशंस। गामा एक पार्टिकल नहीं है, गामा क्या है बताओ? क्या एनर्जी का पैकेट है? गामा पार्टिकल नहीं ना। तो जैसे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, तो क्लास में उनकी हंसी होती है, देखो गामा को पार्टिकल बोल रहा है, जबकि गामा एनर्जी का पैकेट है। गामा क्या है? एनर्जी का पैकेट। सो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स। किसका रेडिएशंस, एमिशंस किसका हो रहा है बताओ? अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। एंड गामा का क्या हो रहा है? एनर्जी. रेडिएशन। सन से रेडिएशंस आते हैं। सन से कोई पार्टिकल आ रहा है क्या? कहते सोलर रेडिएशन। जब एनर्जी आए तब रेडिएशन बोलना, पार्टिकल को पार्टिकल बोलना, एनर्जी को रेडिएशन बोलना। समझ में आई बात की नहीं? हमारी बॉडी से क्या निकल रहा है? क्या रेडिएशन? इंफ्रारेड कैमरा लगा दो तो इंफ्रारेड कैमरा हम लोगों में क्या पता कर लेता है कि भाई अभी कमरे की सारी लाइट ऑफ कर दो, तो ये जो कैमरा है ये सबकी फोटो खींच लेगा। इंफ्रारेड कैमरा अंधेरे में, जैसे बिग बॉस में नहीं खींची जाती है, तो ये इंफ्रारेड कैमरा है। तो इसमें क्या होगा? ये हर एक चीज को खींच लेगा। तो इसमें क्या? हाँ, बाइनोकुलर की तरह, बट इंफ्रारेड है, नाइट विजन कैमरा। तो ये रेडिएशंस हम लोग की बॉडी से क्या निकल रहे हैं? रेडिएशंस। तो रेडिएशंस को पकड़ लेता है, हीट को। तो मैंने क्या कहा? स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स। अल्फा बीटा तो पार्टिकल है ना, एक पाई मेजॉन पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल। एंड गामा रेडिएशन इज फ्रॉम हैवियर न्यूक्लियाई। किसमें से? इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। उसे क्या कहेंगे? रिपीट करो। हम फिर से लिखा देंगे, तब फिर रिपीट करना। चलो ओके ना, इतनी बात हो गई। सो जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल नहीं। इतनी बात तो समझ में आ गई कि नहीं आई? क्योंकि उनमें प्रोटॉन इतने ज्यादा भरे हुए हैं कि पाई मेजॉन क्या उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे? जब तक वो भाग के वहां जाएंगे उसे पकड़ने के लिए, न्यूट्रल करने के, जब तक वो भाग जाएंगे। तो इसलिए छोटे में कंट्रोल हो जाता, बड़े में नहीं हो पाता है। और यूरेनियम के बाद तो सबकी कमोवेश यही हालात हैं। सो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब समझते हो? निकल जाना। एमिशन का मतलब उत्सर्जन, हिंदी तो सभी को आती है। उत्सर्जन का मतलब है निकल जाना, ठीक है? रिलीज। एमिशन का मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशंस फ्रॉम। सर वो अल्फा के बाद क्या लिखा है? अल्फा बीटा हम लोग लिखा नहीं दिया था, वो आपने नोट नहीं किया क्या? अलग हाँ है। फ्रॉम हैवियर न्यूक्लियाई एंड गामा रेडिएशन फ्रॉम हैवियर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? क्या अपने आप? तो स्पॉन्टेनियस लगातार तो लगातार का मतलब है अपने आप, स्पॉन्टेनियसली, लगातार अपने आप जो हो रहा है। इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी
उसे क्या कहते हैं? रेडियो। इनको रेडियो वेव्स कहते हैं। अगर ये किसी के ऊपर एक भी गिर जाए तो आदमी मर जाए। कहते हैं गामा रेडिएशन पड़ा था दिल्ली में, 5000 लोग मारे गए कबाड़ खाने में। वो जो वहाँ पर एक है ना सरोजनी नगर पास कबाड़ खाना, वहाँ पर ये सब आते हैं इस तरीके के इक्विपमेंट्स, पुराने कबाड़, और उसमें से निकलते रहते हैं गामा रेडिएशन, लोग मरते रहते हैं। तो ये बहुत डेंजरस होते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशन। गामा को रेडिएशन क्यों कहा गया है? क्योंकि सर वो एनर्जी एनर्जी। और अल्फा बीटा पार्टिकल्स, अल्फा कौन सा पार्टिकल है? ए अल्फा बताओ क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का क्या है? न्यूक्लियस। बेटा सुधांशु, बीटा कौन सा पार्टिकल है? सर बीटा हाँ बता दो। सर बोल। पाई माइनस पाई माइनस पाई मेजॉन्स। पाई मेजॉन्स का नाम ही पाई मेजॉन्स है, निगेटिव पाई मेजॉन्स, ठीक है। और गामा क्या है? एनर्जी। इसका रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन बताओ। Sir, spontaneous emission of alpha and beta particles and gamma radiation from heavy particles and अब बताओ आप रावल, रेडियो सर एक्टिविटी इसे क्या कहते हैं सर? अपने आप निकल रहा है। जैसे यूरेनियम रख दो ना, देखो यूरेनियम रखा, तो यूरेनियम रखने पे आपने देखा अल्फा पार्टिकल निकल गया, और फिर 20 मिनट बाद क्या निकला? न्यूट्रॉन। नहीं, बीटा। बीटा। और फिर 20 मिनट बाद क्या निकला? gamma. ये चीज तो अपने आप निकली है। और अगर यूरेनियम रख के यहाँ बैठ जाओ तो 10 मिनट में मर भी जाओ। उसको पूरी तरह ढक देना, नहीं तो वही पार्टिकल्स उनको मार देंगे। सर डेंजरस है। मार देगा। BARC में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जहाँ मेरा भाई काम करता है बॉम्बे में, 7 सेंटर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ ये यूरेनियम का काम होता है और इससे न्यूक्लियर रिएक्टर बना जाते हैं। वहाँ लोगों पे रेडिएशंस पड़ चुके हैं, लोग भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं, जबकि उसको चारों तरफ से सील किया हुआ है, लेकिन कहीं से भी एक गामा आ गया आपका जान लेगा। अलग सर इससे बना है। बहुत सेफ्टी होने के बाद भी इतना समझ आया, कहीं ना कहीं तो निकल ही आएगा। सो इस चीज को क्या कहते हैं? अपने आप निकल रहा है कि नहीं यूरेनियम से? ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हम्म? ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सही है, अल्फा बीटा और गामा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट ये इन सब में से निकलता है, यूरेनियम और उनके अंदर से जहां पर भी ये चीजें होंगी, अगर कहीं यूरेनियम है तो उसमें से ये पार्टिकल्स निकले। ये ग्राउंड के अंदर है यूरेनियम, ऐसे बाहर नहीं दिखता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में यूरेनियम नहीं होते। यूरेनियम और ये सारे सब्सटेंस जहाँ होंगे वहाँ आदमी रह ही नहीं सकता, वहाँ की जनसंख्या ही खत्म हो जाएगी। आप देखो तो इस तरीके से हिरोशिमा नागासाकी में यूरेनियम को गिराया गया था न्यूक्लियर 1945 में। आज तक उसके रेडिएशंस निकल रहे हैं, लोग अपंग पैदा हो गए 100 साल हो गए बाद। तो ऐसा नहीं है कि अगर गामा पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में है तो लूले लंगड़े लोग ही पैदा होंगे, कहीं ना कहीं शरीर की बीमारी होगी। तो ये यूरेनियम बहुत अंडरग्राउंड में है और उसको बड़े संभाल के निकाला जाता है कि एक भी गामा रेडिएशन न निकले। ऐसे खुले में रख दो शहर तबाह हो जाए, ऐसे खुले में नहीं है रखे जा सकते। समझ में आई बात की नहीं? तो इतनी बात समझ आ गई। इट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी एंड सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड। ये सब एलिमेंट्स ही तो है, ये किसका चार्ज है? क्या एलिमेंट्स का चार्ट है? ऊपर देखो, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो एंड सच एलिमेंट्स यानी यूरेनियम के बाद के जितने एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स यहाँ नहीं है। देखो ये लाइन यहाँ तक चली है, नीचे सर। नहीं नीचे तक तो 103 है, फिर क्या इसके बाद 104 आ गया? ये लाइन यहाँ तक चलने के बाद ऐसे आती है, देख लो 103 लिखा है, फिर क्या है 18 तक, 192 से चलकर 118 तक। एंड सच 89 है सर, 89। क्या 11 क्या नहीं? हाँ तो वो निकाला नहीं जा सकता है, वो नैनो सेकंड तक ही रहता है, तो उसकी केमिस्ट्री अभी लोगों को पता नहीं है। सो सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड, बोलो अभी बता रहे हैं देवी, सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यस सर। अगर इतना ही बता सकते हो तो बताओ, व्हाट डज इट मीन बाय रेडियोएक्टिविटी एंड व्हाट इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स? Sir, spontaneous emission of alpha beta particles and gamma radiation heavier
nucleus is called radioactive. Such elements is known as radioactive elements. सही बताया, बोलो रावण। हैं? इन्होंने बता दिया, मुस्कुराहट नहीं जवाब चुका, बहुत बड़ी बात है। जब स्माइलिंग इज द आंसर ओनली, बोलो। Spontaneous emission of alpha beta particle and gamma radiation of heavier nuclei is called radioactivity, and such element is called radioactive element. सही है, उधर भी बोलो। The spontaneous emission of alpha beta particles and gamma radiations from the heavier nuclei is called radioactivity, and such elements are called radioactive elements. सर अल्फा क्या था हीलियम का? हीलियम का न्यूक्लियस, अगर हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जैसे हाइड्रोजन के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो हीलियम के आगे 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। किसमें से है? हीलियम, अगर मैं आपको कहूँ हीलियम न्यूक्लियस, तो हीलियम का न्यूक्लियस मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। तो दैट यू कैन सी, फिर हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट बताएंगे। एक दो चीज देख लें, फिर हम आगे बढ़ें। हीलियम न्यूक्लियस, पहले हीलियम न्यूक्लियस देखो, फिर हम रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो वो लाइट और कौन सी बात? अच्छा वो छोड़ दिया। ये देखो, Mind yourself, helps my child learn at their own speed. अगर बताएगा तो हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों अल्फा पार्टिकल के बारे में। अल्फा पार्टिकल सभी बच्चों का डाउट रहता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बस ऐसे रट लिया अल्फा पार्टिकल। आपका जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, उसमें भी अल्फा पार्टिकल के बारे में बहुत आता है। तो अल्फा पार्टिकल आपको पूरी देखनी है, और आपका बेस हाँ ए क्या होता है मेरे बच्चों, ए होगा हमारा मास नंबर। आप अगर किसी भी एलिमेंट को ऐसे लिखते हो, ऊपर की साइड जो होता है मास नंबर। ये मास नंबर जेड ये गलत लिख रहा है, जेड इधर लिखा जेड जाए, हमारा क्या है, जैसे हमने नहीं लिखा है नंबर। ये ये Z। आपको बता दूं जो एटॉमिक नंबर आपका किसके बोलता है, नंबर ऑफ Z है। प्रोटॉन के, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जो आपका सबसे बड़ा कंप्यूटर है, हाँ वो गलत लिखा है, ऐसे ही नोट करते हैं। लेकिन ये तो दिखा नहीं रहा अल्फा तो पार्टिकल। इसका मास नंबर कितना आ जाएगा गाइस, इसका मास नंबर आ जाएगा ऐसे हीलियम का 2। हेलो बच्चों, कैसे सभी। आज बच्चों हम समझेंगे अल्फा बीटा और गामा रेज के बारे में, जिसे बच्चों में अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल। चलो कोई बात नहीं, ये नहीं बता रहा अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल में सबको डाउट रहता है, ज्यादा से ज्यादा जितने बच्चे होते हैं लगभग उन्हें सबको डाउट रहता है कि अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल ये पता नहीं क्या है। है। आज से बच्चे लगभग ने 2 मिनट पहले वीडियो बनाई थी अल्फा पार्टिकल के ऊपर। तो अल्फा पार्टिकल मेरे को नाउ वैसे हमने आपको बता दिया है कि अल्फा बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनमें से क्या होते हैं कि हीलियम के न्यूक्लियाई करके कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से खिसक लेते हैं कि यहाँ अब हमारा गुजारा नहीं है। सर हीलियम से भी निकलते हैं। हीलियम से नहीं निकलते हैं, हीलियम जैसे जैसे हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, तो ये लोग गुटबंदी कर लिए, बोलते हैं आपस में कि चलो हम लोग ऐसा करते हैं, चलो 4 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके बाहर निकल रहा, यहाँ तो बेकार में अनस्टेबिलिटी है, और ये जब निकले क्या इसी को अल्फा पार्टिकल कह दिया? Yes sir. यस सर। 4 प्रोटॉन और 2 पाइमेजॉन ने आपस में गुटबंदी की, बोलो भागो घर से। जैसे घर से नहीं निकल जाते हैं बच्चे, तो ये भाग गए वहाँ से। तो जब ये निकल गए, बोले यहाँ पे तो इनस्टेबिलिटी है, कुछ कोई हमारी सुनता ही नहीं है, सरकारें हमारी सुनी नहीं रही हैं। तो फिर उस आप देखते ही नहीं हो बोर्ड की ओर रावल, पता नहीं कि शुरू से मैं देख रहा हूँ, एक बार तो नजर डाल दो बीच में, कभी नीचे देख रहे हो, कभी उधर देख रहे हो, कभी वहाँ देख रहे हो, फिर कहते हो सर हमें तो अंदाजा नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है, साइंस हो रही कि मैथ हो रही, पता नहीं चल रहा सर। अरे कभी कभी तो देखो, ठीक है कि नहीं? तो तभी तो ट्राई करेंगे, हमारा भी प्रयास होगा तो आपका भी तो हो। तो चीज़ों को समझाया जा रहा है, और बच्चे कैसे बता दे रहे हैं, ये भी तो नए ही आए हैं, कल ही तो आए हैं, ये कैसे बता लिए, सब चीज़ बता रहे हैं। Alpha particle. सुधांशु से तो सीखो। Sir, इसे हाँ। alpha particle कहते हैं ना सर? यही अल्फा पार्टिकल है कि यहाँ से अगर मान लो 4 प्रोटॉन निकल आए, 2 पाइमेजॉन निकल आए, तो इसको क्या कहेंगे? Alpha particle. अल्फा पार्टिकल। तो ये निकल आए, अब पाइमेजॉन्स की भी जरूरत नहीं पड़ी,
जब घर का मालिक निकल गया तो फिर अब बाई जी क्या करेंगी, तो बोले हम भी चलते हैं, तो ये बीटा हो गया कि नहीं। और फिर उसके बाद अब उसमें से क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। पहले एनर्जी ज़्यादा थी, जब ये सब निकल गए तो एनर्जी की भी जरूरत नहीं, तो एनर्जी रिलीज होगी, वो स्टेबल हो गया। तो इस तरीके से स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशन, गामा एनर्जी का पैकेट है, जब ये जाने के बाद एनर्जी भी रिलीज हो जाएगी, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। इसको क्या कहते हैं, रेडियो धर्मिता। ठीक है, किसी भी भारी परमाणु से अल्फा बीटा कणों का तथा गामा विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन ही रेडियो धर्मिता कहलाता है, और इस प्रकार के पदार्थ रेडियो धर्मी पदार्थ कहलाते हैं। अगर हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी मीडियम में समझ लेना, मुझे लगता है रावल हिंदी मीडियम में, तो उनके लिए वो आसान रहेगा। अब जैसे इंग्लिश मीडियम में हो, सो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशंस फ्रॉम हेवियर न्यूक्लियाई या पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स, यूरेनियम के बाद वाले, इज कॉल्ड radioactivity and such elements are called radioactive element। बताइए जल्दी से बताइएगा। Spontaneous emission of alpha beta particles and gamma radiations from heavier nuclei is called radioactivity, and such particles are radioactive. Such elements are called radioactive. Pratyush, Spontaneous emission of alpha beta particles and gamma radioactive जी बता रहे हो सर मैं जितना ही बता सकते हो बताओ। particles of एक बार और देखना, आपकी सही बता बोलो। spontaneous emission of alpha beta elements and अल्फा gamma बीटा पार्टिकल्स alpha beta particles and gamma radiations from a heavier nucleus is called radiotology, and such radioactivity and such element is called radioactive element। बोर्ड में मत देखा। सर जैसे हीलियम यूरेनियम के एटम में 235 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो सर आप बता रहे हो कि थोड़ी थोड़ी देर में वो निकलते रहते हैं 20 मिनट्स में, तो सर ऐसे तो सारे खत्म ही हो जाएंगे। लो बहुत अच्छे। अब देखो किसी और ने नहीं पूछा, इनकी क्या वो थी, इन्होंने कहा कि अगर उसमें से 2 प्रोटॉन निकल गए, उदय भी ने पूछा, तो इन्होंने कहा कि यूरेनियम में कितने वो हैं बताओ, 92 प्रोटॉन है। यूरेनियम, इनका सवाल देखो उदयवीर का, कह रहे हैं सब नेट पढ़ के आए हैं कि अगर मान लो एक अल्फा पार्टिकल निकल गया तो क्या वो थोरियम बन जाएगा, तो सही बात बोला कि 92 प्रोटॉन थे, ये हिसाब लगा रहे हैं, तो क्या उसका 2 घर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात बोली है। 92 है, अब 2 प्रोटॉन निकल गए, न्यूट्रॉन की मत काउंट करो, 2 प्रोटॉन निकलने के बाद क्या 90 प्रोटॉन बचे, तो वो बोल रहे हैं इस तरीके से तो यूरेनियम नहीं रह जाएगा, अब उसमें 90 रह गए, तो क्या वो थोरियम बन जाए। देखो सर ऐसे करके तो 1 के बाद लो, इन्होंने कहा थोरियम पे बन जाएगा, तो क्या फिर वो अब उसमें से नहीं निकलेगा, ये भी सही बात है, लेकिन उसमें तो लाखों यूरेनियम है, तो एक से निकला तो एक पार्टिकल थोरियम बना, दूसरे से निकला तो धीरे धीरे क्या वो पूरा थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और तब क्या उसे रेडियोएक्टिव वेस्ट कहेंगे। जब तक उसमें से निकलता रहा तब तक हम उससे बिजली बनाते रहे। बम्बई में बिजली बनती है इसी अल्फा बीटा पार्टिकल से, वहाँ उन्होंने कभी लोड शेडिंग देखी ही नहीं, वहाँ कभी जानते ही नहीं कि बिजली जाती भी है, बम्बई में कभी बिजली नहीं जाती है। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर इस तरीके के न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे वहाँ बिजली नहीं जाती है, तो वो जब यूरेनियम से वहाँ बिजली बनाई जाती है, और जो बच जाता है उसे थोरियम कहते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव वेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियोएक्टिव वेस्ट। और हम यूरेनियम कहाँ से पाते हैं? अगले 30 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया से प्रधानमंत्री मोदी ने अनुबंध कर रखा है कि तुम हमें 30 साल तक यूरेनियम दो, 30 इयर्स तक हम उनसे यूरेनियम लेते हैं। लाते कहाँ से? हिमालय से मिलता है, बट उसकी जो एक्सट्रैक्टिंग है वो कॉस्टली है, तो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से इसका अनुबंध किया है, अभी पिछले साल ही हुआ है। सर लाते कैसे सर, मतलब किसमें डालते हैं? वो बहुत ही वैसा प्रोसेस है, सेफ्टी से लाते हैं, ठीक है। उसके पैकेट्स होते हैं लेड के, हैवी बॉक्स होते हैं। लेड में अगर यूरेनियम रख दो तो उसके कोई भी अल्फा बीटा पार्टिकल्स क्या होंगे, बाहर नहीं आएंगे, वो एब्जॉर्बर है। लेड जो है एब्जॉर्बर। इतनी बात समझ में आई? अब हम देखेंगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई। नाउ वी विल सी द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट।
रेडियो एक्टिविटी तो समझ में आ गई? Yes. अच्छा, अब हम देखेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। नाउ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, और रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया वो क्या थॉमसन के मॉडल को वेरीफाई करने के लिए किया कि हम सिद्ध करेंगे कि थॉमसन का मॉडल सही है, लेकिन वास्तव में उनके एक्सपेरिमेंट से थॉमसन का मॉडल गलत हो गया और वो अपना ही मॉडल बना बैठे। कई बार हम जब किसी को सिद्ध करने जाते हैं और वो चीज़ नहीं सिद्ध होती, कुछ और चीज़ निकल आती है। So he has gone to verify the Thomson's model. In contrary, the model was falsified and collapsed. And now Rutherford tend to make a new model of it. So Rutherford's alpha particle experiment. Gold lead, तो इसको गोल्ड फॉइल भी कह सकते हैं। gold foil भी कह सकते हैं। यहाँ तक कि जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो दो पार्ट में है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पहले की केमिस्ट्री और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद। ये माइलस्टोन है रदरफोर्ड का मॉडल, इसके बाद से केमिस्ट्री बिल्कुल बदल गई। सो लेट अस सी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ना ठीक है, ये लाइट वेट आ गया, सही लग रहा है? Yes, sir. Yes. अब ये देखो, ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। ये चलो, ये किस चीज का बॉक्स है? अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल एमिटर। क्या ये लेड का बॉक्स है? Yes, sir. और इसके अंदर क्या यूरेनियम रखा हुआ है Yes, sir. जिससे एक्सपेरिमेंटर को किसी तरीके का नुकसान ना हो? तो ये है लेड का बॉक्स। इसका Lead. लेड तो आप समझते हैं ना, हैवी लेड। तो लेड का बॉक्स है और उसमें अल्फा पार्टिकल रखा, ये यूरेनियम रखा है। क्या रखा है? Uranium. यूरेनियम। सो दिस इज द बॉक्स जिसके अंदर हम यूरेनियम रख लें। ठीक है, लेड हम लोगों ने दिखाया था आपको, डेंट कर करके एक वो था, वो मुड़ भी जाता था, दबा दबाने से मुड़ जाता है ना। कॉइन्स। Yes, हाँ, sir. लेड के पॉइंट्स भी हमने आपको दिखाए। सो ये इसमें यूरेनियम रखा है और यहाँ का छोटा सा छेद बना हुआ है, उसमें से क्या अल्फा पार्टिकल निकलेंगे? देख लो, यस सर। इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। उधर जो घुमाया हुआ है लेकिन उधर निकलेंगे, निकले। अच्छा, इसमें से फिर एक और लेड की प्लेट रखी है कि मान लो फैल भी जाए तो इसमें से जाए, बाकी अगर इधर उधर चलेगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये किसकी प्लेट है? क्या लेड की है? लेड की। और ये बॉक्स भी क्या लेड का है? Yeah. और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सर फिर वो दोबारा लेट भी होगा? इसलिए कि ये हाईली कॉलीमेट हो जाए, सिर्फ उसी में से लट जाए। अगर छेद से बिखरता भी है तो भी उसी से जाए। तो क्या ऐसी एक प्लेट लगाइए कि दो? दो। मान लो फिर भी बिखर जाए तो क्या करेंगे? ये अब इसमें जाए। इसके बाद क्या है? इसके बाद इन्होंने एक इस तरीके की स्क्रीन रखी है, हैं? जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन जानते हो? बोलो। यस सर। और ये इस तरीके से स्क्रीन है। ये जैसा उसमें बना हुआ है, ये चारों तरफ ऐसा सर्कल, और इसके बीच में क्या रखा है? क्या गोल्ड? ये गोल्ड लगा है। तो अब इसमें ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है इसमें से, बोलो, ये क्या आ रहा है? और ये गोल्ड है।
तो जो गोल्ड की लीफ है वो नैनोमीटर थिक है, बहुत पतली सी है, पतली पतली देखिए ना, बिल्कुल पतली सी फिल्म होती है जैसे चांदी का वर्क होता है काजू की बर्फी में, बोलो सही है। तो अब यहाँ पर ऐसे गोल्ड की लीफ है। अगले पेज पे देखो क्या ऐसा बना हुआ है आपके में गोल्ड लीफ का ऐसा। इससे बना 4.2। हाँ यस सर। तो ये है। तो अब ये जो भी इन्होंने बताया कि इसमें जब अल्फा पार्टिकल आए, और ये गोल्ड तो बहुत है, गोल्ड का मालूम है कि कितने प्रोटॉन होते हैं? एयू देख लो, एयू कहाँ बना है? 11th ग्रुप में बना है क्या? CU AG AU, कॉपर सिल्वर AU, बोलो 11th ग्रुप में है। 79 प्रोटॉन होते हैं, और अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन है? 2। तो अगर मान लो ये 2 प्रोटॉन वाला अल्फा पार्टिकल इसमें टक्कर मारे और इसमें कितने प्रोटॉन है? 79 प्रोटॉन। इतनी बात समझ आ गई? हेलो? अच्छा ठीक है। एक मिनट।